अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक लॉगरिथम है उसको पढ़ना है और उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको चंद एक पॉइंट्स को डिस्कस करना है एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। तो चंद एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, उसको हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको मेरी सारी बात की समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम को डिस्कस किया था। तो मैं एक दफ़ा दोबारा आप सभी स्टूडेंट्स को कॉमन लॉगरिथम के बारे में बता देता हूँ कि कॉमन लॉगरिथम क्या चीज़ होती है, इसकी बेस क्या होती है, इसको इन्वेंट किसने किया। तो आइए सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉमन लॉगरिथम का है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम। इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन the base of logarithm is always taken as 10 is called common logarithm और Briggs logarithm। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। इसको प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने प्रिपेयर किया था लॉगरिथम टेबल को। उसके बाद आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसको हम कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा कि ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी सुना था नेचुरल लॉगरिथम के बारे में और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताया था। तो आइए इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉगरिथम आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसको जॉन नेपियर ने नेचुरल लॉगरिथम की टेबल को इन्वेंट किया था। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जॉन नेपियर ने नेचुरल लॉगरिथम के टेबल को प्रिपेयर किया था। इसकी बेस ई थी। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। Logarithm having base e is called Napier's logarithm or natural logarithm। तो स्टूडेंट्स, ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो उसको आप नेचुरल लॉगरिथम और नेपियर्स लॉगरिथम भी बोल सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम चैप्टर नंबर 3 में यूनिट नंबर 3 के अंदर कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे और फर्दर क्लासेस के अंदर हम नेचुरल लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको बताना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से समझेंगे नहीं, आपके लिए आज के लेक्चर को समझना इंतहाई मुश्किल होगा। तो आइए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। The internal part of logarithm of any number is called characteristics। आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। आज के लेक्चर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए एक दफ़ा इसको दोबारा सुनते हैं। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि इंटीग्रल पार्ट जो है उसको हम लॉगरिथम के इंटीग्रल पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। दोबारा सुनिएगा, लॉगरिथम के इंटीग्रल पार्ट को आप क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंटीग्रल पार्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिएगा ये क्या लिखा है, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है। log 32। जैसे आप log 32 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5051। दोबारा सुनिएगा, log 32 का हम log फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5051।
तो जैसे आपने डेफिनेशन में सुना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे आपने सुना कि इंटीग्रल पार्ट जो है वो किसी भी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर का वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को स्टूडेंट्स, इसको आप इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। और पॉइंट के बाद वाले को डेसिमल पार्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इस डेसिमल पार्ट का एक और नाम है, उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं। पहला नाम इंटीग्रल है, दूसरा डेसिमल है। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में सुना कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिखी, log 32, आंसर था 1.5051। तो पॉइंट से पहले वैल्यू जो है उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। और स्टूडेंट्स, उसी को आप क्या बोला करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा, जिस नंबर का भी आप लेंगे लॉग, स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा, जिस नंबर का भी आप लॉग लेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे, जो उस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। जैसे आपने देखा कि 1 इसमें इंटीग्रल पार्ट था और 1 को आप क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मेंटिसा। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटिसा। The decimal part of the logarithm of number is called mantissa and is always positive, and it is always positive. तो स्टूडेंट्स, आपने सुना decimal part of logarithm of a number is called mantissa। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा मैंने एक एग्जांपल लिखी थी log 32। तो आपने देखा इसमें इसका log 32 को जब आपने कैलकुलेट किया था तो इसका आंसर आया था 1.5051। और हमने डिस्कस किया था कि जो पॉइंट से पहली वैल्यू होगी उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको आप डेसिमल बोलेंगे। जैसे कि आपने पॉइंट से पहले वाली यानी इंटीग्रल वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स कहा था और पॉइंट के बाद वाली यानी डेसिमल पार्ट को अब आप क्या बोलेंगे? मेंटिसा। जैसे कि आप डेफिनेशन को देख रहे हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी रहे। द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपने सुना कि जो डेसिमल पार्ट है उसको आप मेंटिसा कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पढ़ी इसके अंदर कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रल पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मेंटिसा के बारे में स्टूडेंट्स आपने सुना कि जो डेसिमल पार्ट होगा किसी भी लॉगरिथम ऑफ नंबर का, उसको आप मेंटिसा बोलेंगे। तो जैसे आपने देखा 1.5051, तो इसमें 1 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और 0.01 इसमें डेसिमल पार्ट है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो 1 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.051 इसका मेंटिसा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एंटी लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, जब आप लॉगरिथम को समझ रहे हैं तो आपको एंटी लॉगरिथम को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर कॉमन लॉगरिथम का एंटी लॉगरिथम अवेलेबल है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। दोबारा सुनिएगा, एंटी लॉगरिथम। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। सुन ज़हन में रखिएगा, जिस वैल्यू का लॉग आपके पास गिवन होगा उसका हम एंटी लॉग फाइंड कर सकेंगे। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जिस वैल्यू का लॉग हमारे पास अवेलेबल होगा उसका एंटी लॉग फाइंड किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में लिखा है log x इज इक्वल y। तो जैसे आपने लॉग को लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये बिल्कुल अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी लॉग से जब राइट साइड पर जाएगा तो स्टूडेंट वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। लॉग को जब आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर
तो ये अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी लॉग से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एक आसान मिसाल दे सकता हूँ, जैसे लेफ्ट साइड पर एक चीज़ प्लस है, उसको जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यकीनन वो अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप लॉग को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो भी अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने सुना कि द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। एक नंबर जिसका लॉग गिवन हो उसका हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज को समझते हैं। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाता हूँ। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉमन लॉगरिथम है वो आप बाय टेबल भी फाइंड कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कैलकुलेटर से फाइंड नहीं किया जा सकता, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेबल वैल्यू से भी आप डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास 232.92 है। आपने इसका कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम होगा, आप इसको लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल से। लेट x इज इक्वल 232.92। जैसे स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का आपको लॉग लेना है। जब आप लेफ्ट साइड का लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा log x। जब आप राइट साइड का लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा log 232.92। अब स्टूडेंट्स आपको इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें फाइंड करना ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज़ मेंटिसा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मैनुअल फाइंड करेंगे और जो मेंटिसा है वो बाय लॉग टेबल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बाय लॉग टेबल फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट टर्म के बाद। दोबारा सुनिएगा, जो आपका डेसिमल है, जो आपका पॉइंट है, उसको आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट टर्म के बाद। तो जितने स्टेप आप मूव करेंगे पॉइंट को लेकर आगे जाएंगे उतना ही करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। दोबारा एक दफ़ा मेरी बात सुन ले ताकि आपको समझ आ जाए। पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद लगाना है। पॉइंट को जितने स्टेप आप मूव करेंगे वही उसका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। तो आइए पॉइंट को फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कितने स्टेप आपको मूव करने पड़ेंगे। तो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ है 1, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया 2, यानी इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो आपके पास क्या आ गया 2। आपने सुना, इसका इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 2। स्टूडेंट्स अब आपको 23292 का लॉग फाइंड करना है। आप लॉग टेबल में जाएंगे, 23 के 2 में देखेंगे, उसके बाद 9th वैल्यू को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर लें, लॉग 23292 लिखें, इक्वल करें और जो पॉइंट के बाद आंसर आए वो आप 4 वैल्यूज लिख सकते हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, आप कैलकुलेटर लें, लिखें लॉग 23292। इसमें यानी आप पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट वाला काम हमने कर लिया।
इक्वल करेंगे, जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद जो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आंसर होगा वो 4 वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 3672। तो स्टूडेंट्स आपने करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड किया और मेंटिसा बाय लॉग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड किया। जैसे कि मैंने तरीका बताया, करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद मूव करना होगा। जितने स्टेप आप मूव करेंगे पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करना होगा, जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना इसका करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। उसके बाद 23292 का आप कैलकुलेटर पे या लॉग टेबल की मदद से मेंटिसा फाइंड कर लेंगे। और मैंने बताया कैलकुलेटर पे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो लिखेंगे लॉग 23292 इक्वल करेंगे और पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज होंगी वो आपको लिखनी होगी। इस तरह इस वैल्यू का कॉमन लॉगरिथम आपने फाइंड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 29.326। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने इसको लेट करना है, लेट x 29.326। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पहले फर्स्ट पार्ट में भी समझ आ चुकी है कि लॉग के 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, मेंटिसा को डेसिमल पार्ट बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स या इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले लिखा जाता है, डेसिमल पार्ट या मेंटिसा वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि आपको क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड करना है, यानी आपको करेक्टरिस्टिक्स खुद फाइंड करना होगा। और वो कैसे फाइंड करते हैं कि पॉइंट को आपको शिफ्ट करना होता है फर्स्ट टर्म के बाद। दोबारा सुनिएगा, पॉइंट को फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करना होगा और जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना ही करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आप देख रहे हैं पॉइंट यहाँ है, फर्स्ट टर्म के बाद आपने मूव करना है, शिफ्ट करना है, इसको फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करना है। तो आप देखें एक स्टेप हमें चलना पड़ेगा। आपको कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे? एक स्टेप मूव करना पड़ेगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा? 1। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब स्टूडेंट 29326 का आपने लॉग फाइंड करना है। आपके पास 2 सोर्सेज हैं, आप बाय लॉग टेबल भी फाइंड कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 29326। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि आपको पॉइंट मेंशन नहीं करना, इक्वल प्रेस करेंगे, जो पॉइंट के बाद आंसर आ रहा होगा उसकी 4 वैल्यूज आप लिखेंगे। पॉइंट से पहले वाला तो आपने लिख लिया, तो पॉइंट के बाद वाला लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद वाले का आंसर आएगा 4673। 4673। कैलकुलेटर पे मैंने लॉग 29326 लिखा, इक्वल प्रेस किया, तो पॉइंट के बाद जो आपकी 4 वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स वो 4673 होगी। इसमें 1 स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स होगा और 0.4673 इसमें मेंटिसा होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं 0.00032। तो स्टूडेंट्स आपको इसका कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट लॉग लेट x सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे x, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइडों का लॉग लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बोथ साइड्स का आपके सामने लॉग लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब भी लॉग फाइंड करना है उसके 2 पोर्शन होंगे, उसके 2 हिस्से होंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मेंटिसा। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सुना कि हम करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड करते हैं, यानी खुद फाइंड करते हैं, और जो इसका मेंटिसा है वो उसके लिए 2 सोर्सेज हैं, बाय लॉग टेबल और बाय कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट टर्म के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या होगी तो यकीनन आपका जवाब होगा 3।
तो जैसे कि आपने सुना था, आपने पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मंटीसा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट को मूव करना है, तो आइए इसको मूव करते हैं। 1 2 3 4, दोबारा देखिएगा 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म के बाद पॉइंट को आपको शिफ्ट करने के लिए कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे? -4। आपको याद है ना कि ये पॉइंट फर्स्ट टर्म से पीछे आ गया, तो इसको आप वापस लेके जा रहे हैं 1 2 3 4। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, मैंने जैसे पहले भी बताया करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है, मंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब आपने करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक्स -4 आता है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, आप उसके सर पर माइनस लगाएंगे। ये जो बार है ये बार नहीं है, ये माइनस है, ये बार नहीं है, ये क्या है? माइनस। और ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि करेक्टरिस्टिक्स -4 है, और माइनस को आपने साथ नहीं लगाना, इसके ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने का मकसद होगा कि बस इसका इंटीग्रल पार्ट या इसका करेक्टरिस्टिक्स ही नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड कर लिया, जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट आपको शिफ्ट करना होता है फर्स्ट टर्म के बाद, और आपने 4 स्टेप मूव किए, यानी -4 करेक्टरिस्टिक्स आया। जैसे आपने देखा -1 -2 -3 -4, तो ये -4 इसका करेक्टरिस्टिक्स बना। अब आपको इसका मंटीसा फाइंड करना है, उसके लिए सोर्सेज आपको पता है, बाय लॉग टेबल और बाय कैलकुलेटर। अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करना चाहते हैं तो log 32 लिखकर इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आएगा, और जो पॉइंट के बाद वाले 4 वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स वो आपको लिखना होगा। जैसे मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करता हूँ log 32 इक्वल, तो इसका आंसर आ गया 5051। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसका आंसर आया -4.5051। अब माइनस भी देखें ना, आपने 4 के ऊपर लगाया, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है बट मंटीसा पॉजिटिव है। इस बात को स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ यूँ है 0.3206। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट करना है। स्टूडेंट्स आप किसी भी वेरिएबल सिलेक्ट करें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने x लिखा है, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b c एक्सेट्रा कुछ भी। तो मैंने आपके सामने लेट कर लिया x से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट जब आपने लॉग फाइंड करना है तो 2 बातें आपके ज़हन में आएगी, इसका आपको करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना होगा और इसका मंटीसा भी। करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हम मैनुअल फाइंड करते हैं, तो पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करना होता है। तो पॉइंट देखिए अभी फर्स्ट टर्म से पहले है, तो जब आप मूव करेंगे तो ये माइनस में मूव होगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। तो आइए इसको शिफ्ट करते हैं। अब देख रहे हैं ये यहाँ पर है, तो मैं इसको फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करूँगा तो ये कितने स्टेप मूव होगा? -1। कितने स्टेप मूव होगा? -1। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है, मंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। जब सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लगाएंगे, इसके सर पे लगाएंगे पॉइंट। अब 3 2 6 का आपने लॉग लेना है, वो आप बाय कैलकुलेटर भी ले सकते हैं, बाय लॉग टेबल भी ले सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करके बताता हूँ। log 3206 इक्वल, अब पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज आई हैं वो आपको लिखनी है पॉइंट के बाद। तो आपने देखा पॉइंट के बाद आंसर आएगा 5059। स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा पॉइंट से पहली वाली वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी वजह क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स आपने मैनुअल फाइंड कर लिया है, जस्ट आपको मंटीसा की ज़रूरत है, वो आप लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो लॉग टेबल में 32 में 0 में चेक करेंगे, उसके बाद आगे 6th वैल्यू जो होगी उसको देखेंगे, वो जो वैल्यू होगी उसको आप ऐड करेंगे, इस तरह 5059 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुनिएगा। इफ log 31.09 इज 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स log 31.09 की वैल्यू आपको गिवन है एंड आपको बाकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको स्टूडेंट्स बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट है log 3.1 आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट है log 3.109। इसका स्टूडेंट्स आपको log फाइंड करना है। आपको पता है जब भी आपको किसी वैल्यू का log फाइंड करना होता है तो उसकी दो वैल्यूज फाइंड करनी, यानी आपको उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, बाद में उसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद है, यानी 3 के बाद पॉइंट अवेलेबल है। तो यानी आपको पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, हम पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए मूवमेंट करते थे, वो मूवमेंट नेगेटिव भी होती थी, पॉजिटिव भी होती थी। तो आप देख रहे हैं 3 के बाद ही पॉइंट लगा है, तो यानी आपको कोई भी, यानी फर्स्ट टाइम के बाद ही पॉइंट लगा, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सो आप कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 0। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था 31.09, तो इसमें आपने अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करें फर्स्ट टर्म के बाद तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है 1, और आगे आपको log लेना होगा 3109, तो इसका मेंटिसा आएगा 0.4926। तो देखिए अगर आप पॉइंट को फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करें और आप log लें 3109 का, तो इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा। वही क्या आएगा, 4926। स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद आप 3109 का log लें, पॉइंट के बाद जो आंसर आए उसको लिख दें। आइए इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं। आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट है log 310.9। इसका सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होगा। मेथड उसका बड़ा आसान है कि पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करना है। तो आइए पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए हम मूव करेंगे पॉइंट को 1 स्टेप 2 स्टेप। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स आ गया 2। आगे 3109 का आप log लेंगे, पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा उसकी 4 वैल्यूज आपको लिखनी होगी, 4926, ये इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log 0.003109। स्टूडेंट्स बस आप देख रहे हैं ये जो दो पार्ट आपने पहले भी पढ़े हैं, जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़र्क आ रहा है, मेंटिसा का फ़र्क नहीं आ रहा। मेंटिसा के में फ़र्क ना आने की वजह क्या है, क्योंकि वैल्यू सेम है, बस उसके पॉइंट की वैल्यू, जो पॉइंट है उसकी शिफ्टिंग में फ़र्क आता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आ रहा है, मेंटिसा में चेंज नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि जिन वैल्यू का आपने log लेना है वो बिल्कुल सेम है। तो आइए पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के बाद। तो आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म से काफ़ी स्टेप्स पहले आ गया, तो हम मूव करेंगे इसको -1 -2 और -3। दोबारा देखिएगा -1 -2 -3। तो स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -3, और आपको पता है कि माइनस को आप 3 के ऊपर लिखेंगे। आगे 3109 का आप log लेंगे, जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर भी log लिया, और आपको पता है इसका मेंटिसा आएगा 4629। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं log 3109, और पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज आए उन्हें आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है log 0.3109। आप देख रहे हैं वैल्यू वही है 3109, बस डेसिमल का फ़र्क है। डेसिमल कभी 2 स्टेप पीछे आ जाता है, कभी 2 स्टेप आगे चला जाता है। तो डेसिमल के आगे पीछे होने से कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आ रहा है, मेंटिसा में फ़र्क नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं हम पॉइंट को फर्स्ट टर्म के बाद शिफ्ट करेंगे, पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले है, तो ये -1 स्टेप मूव होगा। तो आपने लिखा -1.3109। इसका आप log लेंगे, तो जिससे कि आपको पता है कि इसका मेंटिसा वही आएगा 4926। स्टूडेंट्स इस टाइप का ये अकेला सवाल है जिसके अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मेंटिसा चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, सब क्वेश्चन में वेरिएशन होगी, जैसे कि आप कुछ देर बाद देखेंगे। बस ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है, मेंटिसा चेंज नहीं हो रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। स्टूडेंट्स अब आपको लॉग की वैल्यू दी गई है और आपको बताना है ये किस वैल्यू का लॉग है। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा कि अब आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसी नंबर के लॉग की वैल्यूज़ हैं, आपको ये बताना है ये किस नंबर का लॉग है। तो बहुत ही आसान काम होगा, इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 3.5621। तो स्टूडेंट्स आप इसको लेट करेंगे log x से इक्वल 3.5621। जैसे कि आपने देखा कि आपने इसका बताना है ये किस नंबर का लॉग है। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट से पहले होगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 3। मैं आपसे पूछूं इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 3। इंटीग्रल पार्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज़ के दो नाम है। इसके बाद मैं इसका डेसिमल पार्ट और मिंटीसा पूछूं तो यकीनन आपका यही जवाब होगा 0.5621। मिंटीसा आपने क्या सुना 0.5621। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है और मिंटीसा क्या है 0.5621। अब आपके ज़हन में सवाल होगा ये 0 कहाँ से आ गया। तो जैसे जब आप 3 को सेपरेट कर देंगे तो 3 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यकीनन 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको मिंटीसा की वैल्यू क्वेश्चन में लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिखना। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ लिखना होता तो हम मिंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी भी सेपरेट ना करते। अब लिखेंगे log x इज इक्वल 0.5621। जैसे कि आपने देखा log x 0.5621। आपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा सेपरेट करके मिंटीसा का log लिखा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपको x फाइंड करना है, ये log है। जब ये लेफ्ट से राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी log से किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर आप log को एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी log से एंटी लॉग बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये log था, इस तरफ आकर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 0.5621। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम लॉग टेबल भी कैलकुलेटर से जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम लॉग भी कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं और लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह एंटी लॉग टेबल से भी फाइंड हो सकता है और कैलकुलेटर से भी फाइंड हो सकता है। स्टूडेंट्स हमारे पास एंटी लॉग टेबल भी अवेलेबल है और कैलकुलेटर भी। इसमें आपको जो आसानी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है और लॉग टेबल भी साथ लेके जाने की परमिशन होती है सेपरेट, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर को यूज़ करें। अब अपना कैलकुलेटर देखें, आप लॉग लिखें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंटी लॉग कैसे लिखेंगे वो भी आपको मैं गाइड करता हूँ। शिफ्ट का बटन आपके पास कैलकुलेटर में होगा, शिफ्ट को प्रेस करके लॉग प्रेस करें तो स्टूडेंट स्क्रीन पर 10 सा बन जाएगा। ये जो 10 है वो एंटी लॉग को रिप्रेजेंट करेगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। कैलकुलेटर पर आप एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग के बटन को प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पर 10 आ जाएगा। अब जब 10 आ जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके पास 3.5621। दोबारा सुनिएगा, शिफ्ट लॉग और आगे आप किसका एंटी लॉग लेंगे 3.5621। याद रखिएगा इसका एंटी लॉग नहीं लेना। अगर आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको सेट करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन का एंटी लॉग ले लेंगे तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक सेट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपका आंसर कंसीडर होगा, डायरेक्ट आंसर कंसीडर होगा। तो आइए मैं कैलकुलेटर पे आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने लिखा शिफ्ट लॉग
5 6 2 1। तो आपने देखा इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 6 4 9। तो स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर में एंटी लॉग लिया 3.5621 का, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3649। एंटी लॉग लेने का तरीका दोबारा सुन लें, शिफ्ट लॉग, और स्टूडेंट्स ये टेंसेस आपकी कैलकुलेटर पे स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन का एंटी लॉग लेना होगा 3.5621, उसको आप इक्वल प्रेस करेंगे 3649, आंसर इसका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये है -1.7427। आपको पता है ये जो माइनस है वो 1 पर लगा है और 1 पॉइंट से पहले लिखा है। आप देख रहे हैं ये -1 से पहले -1 पर लिखा है और 1 पॉइंट से पहले लिखा है, और आपको पता चल गया ये जो 1 है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो इसका डेसिमल पार्ट है, यानी मंटीसा है। तो आप देख रहे हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स -1 होगा और मंटीसा जो है 0.7427 होगा। सुन, सबसे पहले आपने लेट करना है log x के साथ, उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक सेपरेट कर लिया और मंटीसा सेपरेट कर लिया। आपको इस बात की समझ है कि जब आप करेक्टरिस्टिक सेपरेट करके लिखेंगे तो माइनस को आपने ऊपर नहीं लगाना, साथ लगाना है। ऊपर लगाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ ये नेगेटिव है, बाकी वैल्यू पॉजिटिव है, बट आपने सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है, इसलिए आप माइनस को साथ ही लगाएंगे, और मंटीसा 0.7427। अब स्टूडेंट्स आप लिखेंगे log x और आगे मंटीसा की वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, मंटीसा की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको log को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो आपको पता है जब आप इसको लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये log से एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने लॉग को लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किया तो वो लॉग से एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको एंटी लॉग फाइंड करना है, बहुत ही आसान काम है। आप कैलकुलेटर पर शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, 10 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 0.7427 इक्वल प्रेस करेंगे, एक आंसर आपके पास आएगा, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 5530। तो स्टूडेंट्स आप दोबारा देख लें, एक इसका और तरीका भी है, वो भी आप समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन का एंटी लॉग लेना है, तो क्वेश्चन में -1 है, तो स्टूडेंट्स आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप वो भी देख लें। ये जो -1.7427 है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में। वो कैसे, अब लिख सकते हैं -1 प्लस 0.7427। देखिएगा बड़ी काम की चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप -1 बार यानी 1 बार 0.7427 को कैलकुलेट भी कर सकते हो। वो कैसे, -1 प्लस 0.7427, कैलकुलेटर में आप इसको लिखें, इक्वल करें, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लें, जो आंसर आएगा उसका क्या करें, एंटी लॉग लें। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिएगा ये बहुत आसान रहेगा, कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। जिसे मैंने आपको बताया कि -1 बार 0.7427 को आप सेपरेट कर लें, -1 प्लस 0.7427, इसका एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसका आप डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जब आप इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 0.5530। जैसे कि आपने देखा हमने टेबल से वैल्यू फाइंड की तो 5530 आया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 था, तो पॉइंट यहाँ था, इससे आपने एक स्टेप मूव कर दिया
तो इस तरह इसका आंसर आ गया। मैं वैसे स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मेथड अप्लाई करें। सबसे पहले -1 प्लस 0.7427 को कैलकुलेट करें, जो आंसर आए उसका एंटी लॉग ले लें और उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5530। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले मुझे आपको चंद एक चीज़ों के बारे में बताना होगा। स्टूडेंट्स, इनकी समझ होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिखा है लॉगरिथ फॉर्म, लिखा है लॉगरिथ फॉर्म। ये लॉगरिथ फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? एक साइड पर आपके पास लॉग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉग x रेज टू पावर y इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट्स आप बोलते हैं लॉगरिथ फॉर्म। इस तरह दूसरा पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको फर्स्ट थिंग आपको समझाई कि है लॉगरिथ फॉर्म, और द सेकंड वन क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप लॉगरिथ फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप लॉगरिथ फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जब आपको ज़रूरत है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चन को लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉग x रेज टू पावर y इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स लॉगरिथ फॉर्म है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप मेरी बात समझ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। x शिफ्ट हो जाएगा 2 की x शिफ्ट हो जाएगा 2 की जगह, और 2 शिफ्ट हो जाएगा x की जगह। दोबारा सुनिएगा, y शिफ्ट हो जाएगा 2 की जगह, और 2 किसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा? x की जगह। ऐसा कब होगा? जब आप लॉगरिथ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप लॉगरिथ से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने लॉगरिथ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। 2 y की जगह आ गया, और y किसकी जगह आ गया? 2 की जगह पे। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये हमारे सामने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। अगर आप इसको लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? होगा ये कि 2 y की जगह शिफ्ट हो जाएगा, और y किसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा? 2 की जगह पे। और लॉगरिथ एक्सपोनेंशियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉगरिथ में। और इसको आप लिखेंगे ऐसे log x y इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, हमने लॉगरिथ फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। मैंने आपको बताया बस वो 2 वैल्यूज़ शिफ्ट हो जाएंगी, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन में बताया गया कि आप इसमें क्या रिप्लेसमेंट करें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाए। यानी ये ट्रू प्रूव कब होगी? जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन
आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन, इनमें से कोई एक सवाल पेपर में लाजमी आता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, log 3 रेज़ टू पावर 81 इज इक्वल L। अब मैं आपसे सवाल करूं कि ये लॉगरिथ फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब आपने देखा कि इसके साथ लॉग लिखा है, फ़ौरन आपके जहन में जवाब आ गया कि ये लॉगरिथ फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आपको आता है। 81 L की जगह पर आ जाएगा और L आपको पता है वो किसकी जगह पर आ जाएगा, 81 की जगह पे। तो आइए स्टूडेंट्स लॉगरिथ फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं 3L इज इक्वल 81, 3L इज इक्वल 81, L 81 की जगह पे चला गया और 81 L की जगह पर आ गया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 3 बेस है और L एक्सपोनेंट है, 81 बेस है और 1 एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या दोनों L का आंसर फाइंड करने के लिए दोनों की या तो बेसिस सेम कर लें या एक्सपोनेंट सेम कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए एक्सपोनेंट सेम करना तो सा मुश्किल काम है, मगर बेसिस सेम की जा सकती हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि L की बेस 3 है, तो आपने 81 को भी बेस 3 में कन्वर्ट करना है, यानी आप इसको 81 को फैक्टराइज कर लेंगे 3 से। तो आइए देखिएगा, मैं आपके सामने इसको फैक्टराइज करूंगा। 81 फैक्टराइज बाय 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा आंसर हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, विच मीन्स टू से दैट 3 रेज़ टू पावर 4। तो आपने देखा कि 3 का एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ गया। स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है कि इसकी बेस 3 है, तो आपको 81 की बेस भी 3 बनाना है। दैट्स वाई हमने 81 को 3 से डिवाइड किया। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 27 से भी हो सकता है, तो आपने क्यों नहीं किया 9 से और 27 से? रीज़न उसकी ये है कि इसकी बेस 3 है, तो दैट्स वाई हमने 81 को भी बेस 3 में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने कन्वर्ट किया, आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 4। देखिएगा स्टूडेंट्स हमने 81 को बेस 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 4। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों वैल्यूज़ की बेसिस सेम है। स्टूडेंट्स मैथ्स का रूल है, जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। सुनिएगा, जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ क्या इक्वल होंगे, एक्सपोनेंट। बाज़ लोग 3 को 3 से कैंसिल भी करवा देते हैं, बट ये मैथ्स के रूल के अगेंस्ट है। तो मैं वैसे आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप यहाँ पे इनकी कैंसिलेशन ना करें, इस रूल को फॉलो करें, इस रूल को समझें कि जहाँ बेसिस सेम वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, दोनों की बेसिस सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। L किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। इस तरह स्टूडेंट्स L का आंसर हमारे पास आ गया। तो आपने देखा कि हमने दोनों की बेसिस को सेम किया। इसकी बेस 3 थी, 81 को भी आपने बेस 3 में कन्वर्ट करके दोनों की बेसिस को इक्वल किया और दोनों की बेसिस को सेम किया। इस तरह एक्सपोनेंट इक्वल हो गए और L का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन को सुनिएगा, log a raised to power 6 is equal 0.5। अब स्टूडेंट्स आपने देखा ये लॉगरिथ फॉर्म में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ आ गया। इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा सब्र कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट 0.5 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आंसर आएगा 5/10। क्या आंसर आएगा, 5/10। अब आपको पता है स्टूडेंट्स ये 5 और 10 आपस में
डिवाइड हो सकते हैं तो इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मकसद ये है कि क्वेश्चन और छोटा हो जाए, क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाए। तो आपने देखा 5 1 जा और 5 2 जा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू बच गई log A6 इज इक्वल 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास वैल्यू है, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखिएगा इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। बहुत ही आसान तरीका होगा इसका कन्वर्ट करने का, आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम फॉर्म है, मैं आपके सामने इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। मेथड वही होगा, 6 1/2 की जगह पे आ जाएगा और 1/2 6 की जगह पे चला जाएगा। तो इसकी शेप कुछ यूँ बन जाएगी A⁻1/2 इज इक्वल 6। A⁻1/2 इज इक्वल 6। तो ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स 1/2 को सॉल्व करने के लिए आप बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे। 1/2 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे। आपने देखा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये इस 2 से डिवाइड हो गया, हमारे पास बच गया A और ये 6 स्क्वायर है। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसे सिंप्लीफाई किया, फिर लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, फिर क्वेश्चन को और आसान करने के लिए 1/2 को सॉल्व करने के लिए आपने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, इस स्क्वायर को आपने सॉल्व करके 36 लिख दिया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं log 5 raised power n इज इक्वल टू। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स वाई हम स्टार्ट ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स n शिफ्ट हो जाएगा 2 की जगह पे और 2 शिफ्ट हो जाएगा n की जगह पे। तो अब इसे ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल n। तो आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल n। इस तरह स्टूडेंट्स n का आंसर आ गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल 14। स्टूडेंट्स ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें लॉग नहीं है। आपको क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स का लॉग हम लेंगे। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। उसमें एक एक्सपोनेंशियल लॉ है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ जब भी कोई एक्सपोनेंट आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं लॉग से पहले। अगर आप देखें तो log 10 रेज़ टू पावर p, आपके पास एक्सपोनेंट p है, जो एक्सपोनेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे लॉग से पहले। आप देख रहे हैं log 10 रेज़ टू पावर p, p इसमें एक्सपोनेंट है तो वो लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा ऐसे p log 10। और स्टूडेंट्स आपको log 40 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 40 इज इक्वल, तो आंसर आएगा 1.6021। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं p इंटू log 10 है, तो log 10 आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 1। आपने देखा, आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने p को शिफ्ट कर दिया log से पहले, log 40 कैलकुलेट किया, 1.6021 आंसर आया। उसके बाद आपने log 10 कैलकुलेट किया, आंसर 1 आया। अब p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो दैट p आएगा और आंसर आएगा 1.6021। इस तरह स्टूडेंट्स p का आंसर हमारे पास
p को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, p आ गया और p की वैल्यू 1.6021 आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों इंतहाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। दोनों ही स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क के पेपर्स में आएंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एवेल्यूएट log 2 raised to power 1/128, log 2 raised to power 1/128। स्टूडेंट्स आपने इसको एवेल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें एक साइड है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड है। जब तक 2 साइडें ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल log 2 raised to power 1/128। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले लेट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेट किया आपने x से। अब स्टूडेंट्स आपके लिए लेट करने से आसानी ये हो गई कि आपको नजर आने लग पड़ा कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपको पता ही है कि 1/128 शिफ्ट हो जाएगा x की जगह पे और x शिफ्ट होगा 1/128 की जगह पर। ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम फॉर्म से, ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1/128 x की जगह पर आ गया और x किसकी जगह पे आ जाएगा, 1/128 की जगह पे, और लॉग खत्म हो जाएगा। लॉग खत्म होने की वजह भी आप समझते हैं क्योंकि आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बेस 2 है और एक्सपोनेंट x है और ये 1/128 है। आपने 1/128 को भी किसी तरीके से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो आइए 1 to 8 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 से। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने 2 को फैक्टराइज कर दिया, इसका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7 2s आए हैं। कितने 2 आए हैं, 7। मैं काउंट करके बताता हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने 2s होंगे उतना एक्सपोनेंट लिखा जा सकता है। मीन्स टू से दैट 2 raised to power 7 एक्सपोनेंट लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 1/128 को आपने फैक्टराइज किया, 2 से फैक्टराइज किया, तो इसका आंसर आया 2 raised to power 7। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी बेस 2 है मगर ये 1/2 है। तो आप क्या करें, इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर दें। इसको ऊपर शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इन दोनों की बेसिस सेम हो जाएगी और इसमें चेंज क्या आएगी, इसका एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं नीचे पॉजिटिव है, जब आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो जाएगा। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, ये 1/2 raised to power 7 को आप 2 raised to power 7 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। ऊपर शिफ्ट इसलिए करना है ताकि दोनों की बेसिस क्या हो जाए, सेम। दोनों की बेसिस स्टूडेंट्स अभी भी सेम नहीं है। आप देख रहे हैं 1/2 raised to power 7 है और ये 2 raised to power x है।
तो दोनों की बेसिस सेम करने के लिए इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऊपर शिफ्ट करने से ये होगा कि इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर -7 इज इक्वल 2 रेज़ टू पावर x है, दोनों की बेसिस सेम है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथ्स। जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल -7। बेसिस सेम है तो इक्वल क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स पहले आपने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं एक स्टेटमेंट में लिखा है, इसको आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब ये कि आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। log 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये बेस है इसलिए नीचे लिखा जाएगा, और 512 इसका एक्सपोनेंट बनेगा। ये स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट से एक प्रॉपर इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें एक साइड है तो आप 2 साइडें क्रिएट करने के लिए लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल log 2 स्क्वायर रूट 2 512। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये आपने लेट किया। लेट करने का फ़ायदा ये हो गया कि लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो गया। अब आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो x 512 की जगह चले जाएगा और 512 x की जगह पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको आप लिखेंगे 512 इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर x, रेज़ टू पावर x। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बात को थोड़ा समझाता हूँ, आपको मेरी बात की आसानी से इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान काम होगा। 512 को हमने 2 से फैक्टराइज करना है। दोबारा सुनेगा, 512 को किससे फैक्टराइज करेंगे, 2 से। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। 512 2 56 टाइम्स, 2 1 2 8 जा, 2 64 जा, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास कितने 2 आए, मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 2s हैं। जितने 2s हैं उतना एक्सपोनेंट बनेगा। तो 9 2 हैं तो 9 ही एक्सपोनेंट बनेगा। कितने 2s हैं आपके पास, 9। अब स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लेना है। बहुत ही आसान काम है इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करना। कैसे, आइए देखते हैं। 2 स्क्वायर रूट 2 है, इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 1/2। ये देखिएगा, आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट और ये 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो सकते हैं। ऐड क्यों होंगे, क्योंकि बेसिस सेम है और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1/2। इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 टाइम, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये 3/2 आ जाएगा। आपने देखा कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है 2 रेज़ टू पावर 3/2। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई विद x, मल्टीप्लाई विद x। अब आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, दोनों की बेसिस सेम है। आपने पढ़ा जहाँ बेसिस सेम हो
वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। आपने देखा कि दोनों की बेसिस सेम है और आपने पढ़ा जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। 9 इज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई विद x। तो आपने एक्सपोनेंट को इक्वल कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा बहुत ही आसान काम है। 3 1 और 3 3 9। आपने 3 को 9 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास बच गया 3 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई x। 3 1 और 3 3 9। तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई, 3 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई x। अब देख रहे हैं 2 डिवाइड है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा 6। 2 डिवाइड था, इस तरफ आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो आपने लिखा log बेस 2 स्क्वायर रूट 2 और 512। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लेट किया x से। उसके बाद आपने लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने 512 को 2 से फैक्टराइज किया, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने फैक्टराइज किया तो 9 2s हमारे पास आए और एक्सपोनेंट भी 9 बन गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 को आपने ये सिंप्लीफाई किया, ये आप देख रहे हैं ये 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में करेंगे 1/2 आ जाएगा। इनकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर 3/2 आ गया। इस तरह ये रफ वर्क में हमने ये सारा किया। तो आपने देखा 2 स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करने से आंसर आ गया 3/2 मल्टीप्लाई x। अब आपने देखा दोनों की बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। एक्सपोनेंट इक्वल हो गए, 9 इज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई x। 3 1 3 3 9। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 रह गया, राइट साइड पे 1/2 मल्टीप्लाई x को फाइंड करना था, 2 डिवाइड था, इधर आकर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। इस तरह x का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 6 को आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स इसमें आपको x को फाइंड आउट करना है, मीन्स टू से दैट x की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन इनमें शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, ताकि प्रिपरेशन में आपके आसानी हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, इनके वेटेज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं लिखा है log 2 raised to power x is equal 5। आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्सपोनेंशियल में। क्यों एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आपने वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं x 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 x की जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 raised power 5 is equal x। 2 raised power 5 is equal x। तो स्टूडेंट्स आपको 2 का 5 एक्सपोनेंट फाइंड करना है, मीन्स टू से दैट 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं कहा, 5 टाइम्स कहा। ये 5 टाइम्स का मतलब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको मेलमन मेथड बताया, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 2 raised to power 5 को सॉल्व करने से x का आंसर 32 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है log 81 रेज़ पावर 9 इज इक्वल x। तो स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है x 9 की जगह शिफ्ट हो जाएगा और 9 x की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 81 रेज़ टू पावर x और ये आ गया 9 रेज़ टू पावर 1। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी बेस 81 है और एक्सपोनेंट x है, इसकी बेस 9 है और एक्सपोनेंट 1 है। तो स्टूडेंट्स हम इस 81 को 9 की बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जहाँ बेस सेम कर लेते हैं वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी बेस 81 है, इसकी बेस 9 है। आपको पता है 9 की बेस 81 नहीं बन सकती, मगर 81 बेस 9 में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। 81 है, उसको आप 9 से फैक्टराइज करें। स्टूडेंट्स 81 को आप 3 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 9 से भी, 27 से भी, 81 से। कंडीशन वाइज आपको फैक्टराइज करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन वाइज बेस 9 है, दैट्स वाई आप 81 को 9 से फैक्टराइज करेंगे। 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9। आपने देखा 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 9 स्क्वायर इसका आंसर बना। तो स्टूडेंट्स आप 81 को 9 की बेस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9 रेज़ टू पावर 2 और ये x इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये देखिएगा 81 को फैक्टराइज करेंगे तो 9 स्क्वायर और x इसका मेन एक्सपोनेंट था, बाहर वाला एक्सपोनेंट था, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरी साइड पे देखें 9 रेज़ टू पावर 1। अब आप देख रहे हैं बोथ साइड्स पर बेसिस सेम है। लेफ्ट साइड पर भी बेस 9 है, राइट साइड पर भी बेस 9 है। मीन्स टू से दैट बेसिस सेम है। आपने पढ़ा कि जहाँ बेसिस सेम हो वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या है, 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल 1, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको x का आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई, जब आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। इस तरह स्टूडेंट्स x का आंसर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जैसे कि आप देख रहे हैं log 64 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल x ओवर 2। तो स्टूडेंट्स आप इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा 64 रेज़ टू पावर x ओवर 2 इज इक्वल 8 और 8 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस 64 है और एक्सपोनेंट x ओवर 2 है, यहाँ बेस 8 है और एक्सपोनेंट क्या है, 1। तो इस 64 को आप 8 की बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जैसे आपको पता है 64 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है, 32 के टेबल में भी आता है, 64 के टेबल में भी आता है। बट मैंने आपसे कहा था कंडीशन वाइज आपको डिसाइड करना है। आप देख रहे हैं इसकी बेस 8 है तो इसकी बेस भी 8 बन सकती है। कैसे, आप 64 को 8 से फैक्टराइज करते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मीन्स टू से दैट 8 स्क्वायर। अब 64 को स्टूडेंट्स 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई x ओवर 2। आपने देखा ये 2 2 से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से ज़रा क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। हमारे पास बचा 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल 8 रेज़ पावर 1। आपने देखा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बेसिस सेम हो गई। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई। और आपने पढ़ा जहाँ बेसिस सेम होंगे वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है log x रेज़ टू पावर 64 इज इक्वल 2। तो स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 64। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, x स्क्वायर इज इक्वल 64। ये x स्क्वायर है, ये 64। आप बता सकते हैं 64 किसका स्क्वायर होगा, यकीनन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने मैथ्स का रूल पढ़ा जहाँ बेसिस सेम
वहाँ एक्सपोनेंट इक्वल। इसका अगर आप अल्टरनेट करें यानी दूसरा रूल सीखें तो जहाँ बेस एक्सपोनेंट सेम वहाँ बेसिस इक्वल। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, तो इनकी बेसिस इक्वल हो जाएंगी, यानी x किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्वायर रूट ना सॉल्व करें, आप मैथ्स के रूल को फॉलो करें, जहां बेसिस सेम वहां एक्सपोनेंट इक्वल। दूसरा रूल क्या है, जहां एक्सपोनेंट सेम वहां बेसिस इक्वल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल आप यहां देख रहे हैं कि इनके एक्सपोनेंट सेम है तो आपने इनकी बेसिस को इक्वल कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है, log 3 raised to power x is equal 4। आप देख रहे हैं कि ये एक लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिएगा x 4 की जगह शिफ्ट हो जाएगा और 4x की जगह शिफ्ट हो जाएगा। 3 raised to power 4 is equal x। तो आपने देखा 3 का एक्सपोनेंट 4 है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और ये x आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होगी, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन होगी। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। सो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।